हेलो एवरीवन। इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स के लिए जीके को टैकल कर सकते हैं। एज वी ऑल नो दैट जीके लग 40% वेटेज होल्ड करता है आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स के प्री में। और जीके के थ्रू ही हम लोग आरबीआई का प्री एग्जाम निकाल पाते हैं, क्योंकि अगर जीके में हम लोग एबव एवरेज स्कोर नहीं करेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ हमारा नहीं निकल पाता है। तो इस सेशन में मैं अपना स्ट्रैटेजी बताऊंगा बेसिकली कि मैंने किस तरीके से जीए को हैंडल किया। उससे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैं पिछले 3 साल से आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और ऑन एन एवरेज अगर देखूँ तो मुझको हर साल जीए में एबव 30 मार्क्स रहता है। इस साल भी मेरा जीए में 33 मार्क्स रहा था। और इस साल मेरा मेंस भी क्लियर हुआ है और मैं इंटरव्यू के लिए अपेयर करूंगा। तो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपना बेसिकली जीए का स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि मैंने किस तरीके से जीए को कवर किया। तो जीए को कवर करने से पहले सबसे पहला आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि जो फाइनेंस का स्टैटिक पार्ट है उसका आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये फाइनेंस के स्टैटिक पार्ट आपको आरबीआई के नोटिफिकेशन जो आता है उसके आपको सिलेबस में मिल जाएगा। तो बेसिकली बोलूँ तो जैसे कि एनबीएफसी क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में, पेमेंट बैंक्स के बारे में, इसका आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसके अलावा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होता है, जैसे कि आपका सिडबी हो गया, एक्जिम हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, नेफिड हो गया, इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। मतलब मैं बोलूँ तो एक तरह से फाइनेंस का स्टैटिक पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर साल इससे क्वेश्चंस रहता ही रहता है। और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप प्री से पहले फाइनेंस का स्टैटिक पार्ट अगर आप कवर कर लेते हो, तो आपको ये मेंस में भी आपको सेम चीज़ पड़ेगा। तो मेंस का आपका बर्डन एक तरीके से कम हो जाएगा। तो पहला तो फाइनेंस स्टैटिक पार्ट हो गया। नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर्स। बहुत लोग करंट अफेयर्स में डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। मेरा ये स्ट्रेटेजी कभी नहीं रहा, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा चीज़ है कि अगर उसे हम डेली बेसिस पर पढ़े भी तो वो हमें याद नहीं रह पाता है, क्योंकि डेली बेसिस पर हमें बहुत सारा कंटेंट्स मिलता है तो उसे याद रख पाना इम्पॉसिबल एक तरह से टास्क हो जाता है। तो मैं बेसिकली प्रीफर करता था कि एटलीस्ट 2 हफ्ते का एक बार में उठाऊँ, और मैं हमेशा हार्ड कॉपी से ही पढ़ता था। अब हार्ड कॉपी से पढ़ने के पीछे मेरा रीज़न ये रहता था कि जो मेरा मैं पहली बार जब करंट अफेयर्स उठाता था फर्स्ट 2 वीक्स का, तो उसमें मैं अंडरलाइन करते हुए जाता था कि जो-जो चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट लगता था, ताकि जब मैं सेकंड टाइम उसे रिवाइज़ करने आऊँ दोबारा, तो मुझको क्लियर पता रहे कि मुझको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इससे मेरा जो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम का जो मल्टीपल रिवीज़न जो मैं करता था, तो वो मेरे लिए आसान हो जाता था, क्विकली हो जाता था। और दूसरा चीज़ ये है कि करंट अफेयर एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट हमारा 4 टाइम्स तो रिवाइज़ रहना ही चाहिए। अदरवाइज़ हमें एग्ज़ाम्स में याद नहीं रह पाता और हम लोग ऑप्शंस देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो मैं जो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करता था करंट अफ़ेयर्स में वो इस तरीके से रहता था कि मैंने एक बार स्टडी किया, अंडरलाइन किया। अब जैसे ही मान लो मैंने 2 वीक्स का उठाया, मान लो वो 2 वीक्स का मेरा 2 दिन में कवर होता है। तो अब मैं तीसरे दिन फिर से स्टार्ट करता हूँ उसी कंटेंट को जो मैंने ऑलरेडी 2 वीक्स का पढ़ा है, और फिर से एक बार गो थ्रू चाहता हूँ। क्योंकि जब मैंने तुरंत से पढ़ा है और उसे फिर तुरंत से रिवीजन करता हूँ तो वो अच्छे से मेरे को मैं उसे अच्छे से रिटेन कर पाता हूँ। और दूसरा चीज़ कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा किया कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंटेंट को मतलब याद करूँ, क्योंकि याद कर लेना, उसे रिटेन कर पाना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि वो रिटेन रह नहीं पाता है एक्चुअली में। तो मेरा टारगेट ये रहता था कि कोई भी चीज़ जब मैं पढ़ रहा हूँ करंट अफेयर्स में, तो वहाँ पर उसे उसे उसी टाइम में मल्टीपल टाइम रीडिंग कर लेता था, मल्टीपल टाइम ज़ोर-ज़ोर से बोल लेता था। क्योंकि करंट अफ़ेयर्स में बेसिकली जब आपको एग्ज़ाम्स में करंट अफ़ेयर्स से क्वेश्चन आएँगे, तो आपका इतने बार रिवीज़न रहना चाहिए, रिवाइज़ रहना चाहिए कि आपको ऑप्शंस देख के भी वो क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई, ये आंसर होगा। और दूसरा चीज़ ये रहता है, मल्टीपल आप टाइम्स जब आप रीड करोगे, तो उससे एक और फ़ायदा ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम, क्योंकि आरबीआई के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बहुत लेंदी-लेंदी आ जाते हैं, तो 80 क्वेश्चंस को टैकल करना विथिन टाइम लिमिट एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो आपका स्ट्रैटेजी एक ये भी होना चाहिए कि आप इतने बार उसे रिवीजन कर लो, मल्टीपल टाइम स्टडीज़ कर लो कि आपको बहुत बार क्वेश्चंस की तरफ बस एक लाइन हल्का सा क्वेश्चन पढ़ो और सीधा ऑप्शन पर आ पाओ, और आपको वहाँ से सीधली डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाता है। तो ये एक आपका टाइम बचाता है और आप विथिन टाइम फ्रेम में एक 80 क्वेश्चंस को आप विज़िट भी कर लोगे
और जो आपने मार्क किया है क्वेश्चंस को उस पे आप दोबारा रिविजिट भी कर लोगे, तो इससे आपका स्कोरिंग ऑप्शंस बढ़ जाता है। अदरवाइज़ आप 80 क्वेश्चंस को कभी विजिट ही नहीं कर पाओगे और आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके प्री रिजल्ट पे पड़ता है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि करंट अफेयर्स में भी कुछ सेक्शंस ऐसा होता है जिसे हमें छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसका वेटेज बहुत कम रहता है। जैसे कि ऑबिचुअरी, इसे मैंने कभी नहीं पढ़ा क्योंकि इसका क्वेश्चन मैंने आज तक देखा भी नहीं है। दूसरा आ जाता है एमओयूज़। अब एमओयूज़ इतना सारा इतने ऑर्गेनाइजेशंस के बीच साइन होता है कि वो याद रह ही नहीं पाता है, भूल जाते हैं। तो एक्चुअली मैं एमओयूज़ को नहीं देखता था। और तीसरा आ जाता है एनवायरनमेंट सेक्शंस। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये बोलूँगा जैसे कि अब बहुत लोग क्या होते हैं डेट्स पर इम्पोर्टेंट डेट्स को पढ़ने के पीछे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप कितना भी इम्पोर्टेंट डेट्स पढ़ लो, आपको जल्दी वो रिटेन नहीं रह पाता है। तो मेरा मेजर टारगेट रहता था कि मैं डेट्स को एक बार गो थ्रू करूँगा बट उसको रिटेन करने का उतना कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि वो रह नहीं पाता है। लेकिन हाँ, उसमें मेरा एक टारगेट ये रहता था कि जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स रहता था मेरे अकॉर्डिंग कि मुझको लगता था कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट डेट्स है, उस पे थोड़ा फ़ोकस करता था बट उसका जो थीम्स रहता था, उसको तो मैं ज़रूर से ही याद करता था क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत बार क्वेश्चन्स डेट्स से ना आके डायरेक्ट आपको थीम्स पूछ लेता है। सॉरी। तो वो आपको थीम्स तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए। तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, इस तरीके से टैकल किया जाता है। देन कम्स द थर्ड, ये तो मैंने आपको बता दी, ये सब चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। देन कम्स द थर्ड पीआईबी न्यूज़। सी अब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको प्री में पूछेता ही पूछता है और साथ में आपको ये मेंस में भी रहता है। तो अब एक बार अगर पीआईबी आप प्री से अपने पहले पूरा थॉरोली कवर कर लोगे, तो इससे आपको ये फ़ायदा रहता है कि आपका जो मेंस में भी ये हेल्प करता है और साथ में आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करता है। तो पीआईबी तो आपको कवर होना चाहिए और पीआईबी आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर सॉरी प्री में आता है या फिर मेंस में आता है तो बहुत बार वो स्टेटमेंट बेस्ड आ जाता है। तो आपको उसका थॉरो अंडरस्टैंडिंग्स होना चाहिए। इसे आप लेफ्ट आउट नहीं कर सकते। अब मैंने जो पीआईबी है वो हमेशा मैं मतलब सजेस्ट भी करता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ, 6 टू 8 मंथ्स का हमेशा कवर करता हूँ। क्योंकि 6 टू 8 मंथ का आप एक बार कवर कर लेते हो तो आप सेफर साइड पर हो जाते हो। क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली 6 टू 8 मंथ्स के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। देन कम्स द आरबीआई नोटिफिकेशन सर्कुलर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आप इसे छोड़ ही नहीं सकते। आपको ये एक लास्ट का मैं इसमें बोलूँगा कि आप 10 मंथ्स तक का लास्ट पढ़ो। 6 टू 8 नहीं बल्कि 10 मंथ्स का पढ़ो। क्योंकि आप जब एक बार आरबीआई का नोटिफिकेशन सर्कुलर से एक बार आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो उससे आपका बहुत सारी चीज़ों का आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको मिलता है। साथ में प्री में तो इसे क्वेश्चंस रहता ही है, बहुत सारा क्वेश्चंस प्री में रहता है। इसके अलावा आपको इससे क्वेश्चंस मेंस में भी डायरेक्टली मिलेगा और साथ में अगर आपका मेंस क्लियर होता है, तो ये आपको इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करता है। तो आपका ये तो रिलीजियसली आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये चीज़ है। अगर और इसका मल्टीपल रिविजन्स भी करना है आपको। देन कम्स द गवर्नमेंट स्कीम्स। ये तो एक तरीके से बोलो तो आरबीआई का ये एक तरीके से आरबीआई एग्ज़ाम्स का एक तरह से बोलो तो ये हार्ट है। क्योंकि इसे अगर आप छोड़े, तो सिर्फ़ आप प्री में लॉस नहीं होगा, आपको मेंस में भी लॉस होगा और आपको इंग्लिश में भी लॉस होगा क्योंकि बहुत बार ऐसे राइटिंग में भी आपको ये हेल्प करता है। प्री में अभी अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो 2023 में बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम्स से थे। बट 2000 आई एज़ फार एज़ आई एम एबल टू रिकॉल 2024 और 2025 में बहुत कम क्वेश्चंस थे। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 2025 में सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझको लगता है एक ही क्वेश्चन था, वो भी जन इस जन शिक्षण संस्थान एक स्कीम से उससे रिलेटेड था, वो भी इस स्टेटमेंट बेस्ड था। तो मैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करता था, मैं थॉरोली कवर करता था। पूरी तरीके से इसे याद करता था। इसे छोड़ता ही नहीं था। एक बार मेरा ये गवर्नमेंट स्कीम्स कवर होता था, फिर उसके बाद मैं मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन करता था। क्योंकि एक बार आप गवर्नमेंट स्कीम्स पे कमांड कर लोगे, तो ये आपको प्री में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे इस साल का ही ले लेते हो 25 में ही जो मेंस में जो ये क्वेश्चन आया था फेज़ 2 में, वो पीएम धन धन या कृषि योजना पर आया था। वो एक पैराग्राफ बेस्ड आया था, तो लगभग 4 टू 5 क्वेश्चन्स थे। अगर आपका वो अच्छे से कवर रहे तो आप यहाँ पे ईज़िली 10 मार्क्स फेच कर लोगे। और अगर हम लोग 2023 का बात करें तो ये मेंस में सीधा 10 मार्कर में ये डिस्क्रिप्टिव में आ गया था ये क्वेश्चंस कि मेंशन 3 स्कीम्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड 3 स्कीम्स रिलेटेड टू
रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस है आरबीआई का। इसे आप कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। इसे आप जब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो तब से इसे रेगुलरली आप ट्रैक करो, रेगुलरली पढ़ो। अब मेरा भी स्ट्रैटेजी वही रहता था कि मैं हमेशा इसे रेगुलरली पढ़ता था, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करता था, ताकि अगर कुछ चीज़ मैं भूल भूल भी जाऊँ एग्ज़ाम में तो ऑप्शन देख के मेरे को वो रिकॉल हो जाए। देन कम्स द लास्ट पार्ट, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। इसे भी आप छोड़ नहीं सकते हो। अब रिपोर्ट्स जैसे कि बात करूँ तो ये आपको प्री में भी काम आता है, मेंस में भी काम आता है और आजकल तो आरबीआई जैसे ने इसे जैसे ट्रेंड बना दिया है कि ये हर साल आपको डिस्क्रिप्टिव में आंसर राइटिंग में इकोनॉमिक्स में ये पूछता ही पूछता है। और खास करके ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आता है, आईएमएफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अलावा जो आरबीआई का वेरियस ये हाफ ईयरली रिपोर्ट्स और ईयरली रिपोर्ट्स जो आता है, उसे भी आपको कवर करना है। नीति आयोग का रिपोर्ट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके